of potential candidate for the actual and anticipated organizational vacancies. लैंग्वेज देख लीजिए, क्या होगा आंसर बताइए, रिक्रूटमेंट. ठीक है, लैंग्वेज इसका बहुत अलग रहेगा एज कम्पेयर टू पुराना पहले जो हम सब पढ़ते थे. सेम 1 का मैनेजमेंट और सेम 2 का मैनेजमेंट में बहुत फर्क है. सेम 1 में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट था जो आप BSTD में भी पढ़े थे. सेम 2 में मार्केटिंग मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो आप पहले नहीं पढ़े हो. तो इसमें बहुत सारे नए नए वर्ड्स आपको मिलेंगे, तो उसमें आप थोड़ा बहुत बना के भी कर सकते थे. डैश इज द ब्रिज दैट ये बताना, डैश इज द ब्रिज बिटवीन जॉब सीकर एंड जॉब प्रोवाइडर. जॉब सीकर और जॉब प्रोवाइडर में जो गैप होता है उसको कौन फुलफिल करता है? इंडक्शन, कैंपस इंटरव्यू, रिक्रूटमेंट या सिलेक्शन? बताओ बताओ, ट्राई करो ना, प्रिंट तो मिलेगा. बताओ. राइट, रिक्रूटमेंट. एक्सीलेंट आंसर होगा रिक्रूटमेंट. सही है बाबू. इंडक्शन का मतलब क्या? वेरी गुड. इंडक्शन मतलब ना, जब आप नया नया ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे ना तो आपको सारे मैनेजर से मिलवाया जाएगा, स्टाफ लोग से मिलवाया जाएगा, आपका इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा. इंडक्शन इज अ काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू एम्प्लॉइज. नया जो वर्कर आता है ना बाबू, उसको दूसरा वर्कर से मिलवाते हैं, बात करते हैं, पूछते हैं हाल समाचार, इसको बोलते हैं हम लोग इंडक्शन. कहीं भी नया ऑफिस में जाएंगे तो आपका इंडक्शन होगा. क्या होगा बाबू? इंडक्शन. डैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल फैक्टर टू गवर्न द रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट को गवर्न करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बताइए आप लोग. सन ऑफ सॉइल, मिट्टी का बेटा, लेबर मार्केट, सप्लाई एंड डिमांड, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट. इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है बाबू? थोड़ा फैन ऑफ कर दीजिए ना प्लीज. थैंक यू सो मच. देखिए बाबू, तो अगर कोई रिक्रूटमेंट कर रहे हो आप, रिक्रूटमेंट मतलब बाहर से अगर कोई बंदा को आप जॉब दे रहे हो, तो बंदा को जॉब देने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है? वो मिट्टी का बेटा होना चाहिए. मिट्टी का बेटा मतलब क्या? मिट्टी का बेटा मतलब क्या हुआ? मिट्टी का बेटा मतलब जो अपना, जैसे हम बिहारी हैं और बिहार में नौकरी हो रहा है तो बिहार का लड़का होना चाहिए. अगर वेस्ट बंगाल में जो है तो बंगाल का लड़का होना चाहिए. अगर मुंबई में जो है तो मुंबई का लड़का होना चाहिए. इसको बोलते हैं सॉइल, सन ऑफ सॉइल. क्या होता है बाबू? सन ऑफ सॉइल. जैसे हम लोग सन ऑफ सॉइल क्या है? बिहार. यहाँ पे हम लोग पढ़ा रहे थे, यहाँ का हम लोग सन ऑफ सॉइल नहीं हुए. आप लोग में जो लोग मान लीजिए बंगाली फैमिली से आते हो, आप लोग सन ऑफ सॉइल हो गए. मतलब आप लोग इस धरती का हो. एक्चुअली हम लोग इस धरती का नहीं, हम लोग उस धरती का है. तो ये वाला पॉइंट है. दूसरा है लेबर का मार्केट, तीसरा है डिमांड सप्लाई, चौथा है बेरोजगारी. चारों ही देख के लग रहा सही होगा. बताओ सबसे सही आंसर क्या होगा? अपना अपना व्यूज दीजिए. बोलिए. एक बच्ची बोलिए लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. एक्सीलेंट. डिमांड एंड सप्लाई. हम क्या बोले? चारों ही सही लगेगा पढ़ के, लेकिन आंसर क्या होगा? डिमांड एंड सप्लाई. क्या है कि देखो बेरोजगारी कितना है, बेरोजगारी देश में बहुत है. देश में हर एक छठा इंसान गरीब बेरोजगार है. इंडिया का इकोनॉमिक्स कहता है, जब सेम 4 में आओगे वहाँ पे आपका इकोनॉमिक्स है इंडियन इकोनॉमिक, वहाँ पे आप पढ़ोगे कि इंडिया हर 6th बेरोजगार है आदमी इंडियन है दुनिया में. तो बेरोजगारी तो बहुत है हम लोग का देश में. लेकिन तो क्या सबको नौकरी देते रहेंगे? हम लोग किसको नौकरी देंगे, किसको नहीं नौकरी देंगे, वो एक्चुअली डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर. बात खत्म. सही है बाबू? समझे कि नहीं समझे? बोलिए. उसका बताइए. डैश इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग राइट पर्सन इनटू राइट जॉब. राइट पर्सन को राइट जॉब देना. बताओ. देखिए ऑनलाइन में कोई आंसर नहीं दे रहा आज, एक्टिवली आंसर नहीं दे रहा भाई. 25 बच्चे हैं, बताइए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बच्चे. बताइए क्या होगा इसका आंसर. देखते हैं सब कौन सही जवाब देता है. एक ऑनलाइन में कामनी आंसर दी रिक्रूटमेंट. गलत है कामनी. नेक्स्ट. और क्या बच्चा बताइए. आप लोग तो सही बोल दिए. अब ऑनलाइन वाले बच्चों का वेट कर रहे. क्या बाबू? लेफ्ट कर रहे, ऐड हो रहे, लेफ्ट कर रहे, ऐड हो रही. क्या बात हुआ? फिर से बोल रहे. वो कौन सा प्रोसेस है जहाँ पे राइट पर्सन को राइट जॉब देते? बताइए. रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट, क्या? देखते कौन आंसर दे. प्लेसमेंट. मनीषा बोली, सही बोली. प्लेसमेंट होगा आंसर. पकड़ दीजिए आप. प्लेसमेंट कर देंगे. अभी आएगा प्रिंट आउट तो मार देना ठीक उसमें. और आप लोगों को तो आंसर के साथ ही PDF मिलेगा. ऑनलाइन वाले बच्चे लोग, आप लोग अभी पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे क्लास खत्म होगा आपको PDF के आंसर सहित वाला PDF मिल जाएगा. हाईलाइटेड आंसर है मेरे पास. ठीक है. तो डबल मेहनत होता है बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑनलाइन में करना है तो ये चाहिए. और भाई तो आप लोग को सिर्फ पार्टिसिपेट करना है. कितना क्वेश्चन हो गया भाइयों और बहनों? बताइए. 6 कि 5? 5 माइए. डैश इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज एंड मोटिवेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब. हम नहीं पढ़ाएंगे, आप बताइए क्या होगा आंसर. रिक्रूटमेंट होगा. सही है भाई. ऑनलाइन वाले बच्चे लोग घर में रिवीजन करिए. आप लोग रिप्लाई नहीं दे रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा. बहुत स्लो रिप्लाई आ रहा है. बाबू आवाज़ सुनाई दे रहा है ना आप लोग को? आवाज़ एक बार ऑन करिए बाबू. वॉल्यूम अप करिए. बोले हेलो.
हुआ? हेलो हेलो, ग्लिच हो रहा, अटक रहा है भैया, ओके, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। रुकिए बाबू, थोड़ा हॉटस्पॉट दीजिए ना, रुकिए रुकिए। कर दिए, ऐड कर दिए, नितेश हो गया आपसे ऐड। अब सुनाई दे रहा, देखिए सुन पा रहे हैं आप लोग सब? हेलो, क्या घोरा लग रहे हो? ओके थैंक यू। देखिए बाबू आइए, कितना नंबर था बाबू? 6 ना? 5। अब आप लोग बताना, ठीक है? अभी रिप्लाई भी फास्ट आने लग गया, सॉरी। तो आप लोग को नहीं सुनाई देगा, आप लोग बोलना, हम लोग कुछ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करेंगे। बताइए, डैश इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉई एंड मोटिवेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब। आंसर क्या होगा? रिक्रूटमेंट। तो आप ना क्वेश्चन का लेवल खाली देखते जाइए कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है। और माय डियर स्टूडेंट, देखो हम आपको बार बार वही बता रहे हैं, जो सेम वन में इको था वो आपको पहले बहुत सारा चीज़ आता था। सेम वन में अकाउंट्स में भी बहुत सारा चीज़ आपको पहले से आता था। सेम 2 का कॉस्टिंग देखिए, वो 11-12 वाला कॉस्टिंग मत सोच लीजिएगा। 11-12 में हलवा कॉस्टिंग था, आप लोग बहुत जन का कॉस्टिंग 11-12 में था, पढ़े होंगे। 11 में जब कॉस्टिंग बनाते थे क्या होता था? कुछ नहीं होता था, सब नंबर को जोड़ देते थे, कॉस्टिंग बन जाता था। यहाँ का कॉस्टिंग का लेवल देखिए, 1.5 पन्ना 2 पन्ना का कॉस्टिंग है, इतना सारा एडजस्टमेंट। 11 में लेबर करते थे, 12 में 2-3 सम्स आता था, वही रट लेते थे, हो गया खत्म। यहाँ पे ऐसा नहीं। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा अपना प्रिपरेशन, 1.5 महीना आपके हाथ में है, 1.5 महीना बाबू अच्छे से तैयारी कर लीजिए। एग्जाम ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन, अपने आप को तैयार रखिए। अगर ऑनलाइन हुआ तो हम हैं, ऑफलाइन हुआ तो आपको खुद समझना पड़ेगा, बात समझिए। इसीलिए लास्ट मोमेंट में प्रॉब्लम ना हो, अभी भी बता रहे 1.5 महीना टाइम है, प्लीज़ आप मेहनत करिए। तो थोड़ा प्रिपरेशन इतना कर लीजिए कि पास मार्क्स खुद से उठा ले, ऑफलाइन होता है तो भी। आइए बाबू, कितना नंबर पहुंच गए बताइए? 6। अब आते हैं, डैश इज द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग एन एम्प्लॉई फ्रॉम करेंट जॉब टू हायरार्किकल हायर पोजीशन। अरे वाह यार अंजलि, बहुत बढ़िया, एक बार में बच्चे लोग आंसर दे रहे, बहुत बढ़िया। ऑनलाइन से भी अब आंसर आ रहा। एक जैसे बोले, जैसे हम क्या बोले, पोजीशन टू हायर, तो क्या हो गया? प्रमोशन। लैंग्वेज समझ लीजिएगा, लैंग्वेज समझ आइएगा ना, आंसर आ जाएगा। आओ नेक्स्ट बाबू, कितना नंबर? ये वाला भी आप बता दोगे, हमको विश्वास है। दैट इज द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब। वन जॉब टू अनदर जॉब। 7 नंबर का आंसर बताइए? ट्रांसफर। वेरी गुड। ऑफलाइन। एंड मनीषा, मनीषा भी आंसर दे रही है। मनीषा, साइन, बहुत बढ़िया, साइन, समरीन, करीना, एवरीबडी राइट। डैश ऑफ अ कंपनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनल फैक्टर टू मेक रिक्रूटमेंट प्रोग्राम सक्सेसफुल। अरे वाह यार, कितना तेज है आप लोग, वो बिना बोले आंसर दे रहे। आंसर क्या होगा? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। वो क्वेश्चन समझा देते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि वो कौन सा चीज़ है जो जो रिक्रूटमेंट प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने के लिए ज़रूरी है। ठीक है बाबू, चलिए बताना, जो आता रहेगा बताना। 9 नंबर में आइए। डैश इज कंसर्न विथ, अभी पढ़ाई थे, अभी निशा पूछी थी क्वेश्चन, हम बताए भी थे, आप लोग शायद नहीं सुन पाएंगे ऑनलाइन वाले बच्चे लोग। बोला डैश इज कंसर्न विथ इंट्रोड्यूसिंग न्यू एम्प्लॉइज टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड द रूल्स रेगुलेशन। एक्सीलेंट, इंडक्शन। देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन काम आ गया। वेरी गुड बाबू। करीना शर्मा, मनीषा, समरीन, साइन, और बच्चे आंसर दीजिए फास्ट फास्ट। 5 बच्चे ही आंसर दिए। नेक्स्ट, कामिनी साहु, ओके फाइन कामिनी। कितना नंबर बाबू? 11 में आओ भाई, सॉरी। डैश इज द, दिव्या राइट आंसर। डैश इज द प्रोसेस टू डिस्कवर द सोर्स ऑफ मैन पावर टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो कौन सा प्रोसेस है जहाँ पे मैन पावर को खोज करके बिजनेस का ज़रूरत को पूरा करते हैं? प्लेसमेंट, एम्प्लॉय, रिक्रूटमेंट या सिलेक्शन? नहीं, गलत हो गया। रिक्रूटमेंट, खोजना तो रिक्रूटमेंट में होता है, आंसर होगा रिक्रूटमेंट। लिख दीजिए। हाँ वही तो, रिक्रूटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। रिक्रूटमेंट रिक्वायरमेंट होगा, गलत लिखा है, रिक्रूटमेंट वर्ड नहीं होगा, रिक्वायरमेंट होगा वहाँ पे। तो प्रिंट आउट मिला तो करेक्शन कर दीजिएगा, आंसर होगा रिक्रूटमेंट। बाबू 25 बच्चों में से 5 बच्चे आंसर दे रहे हैं, रिप्लाई दिया करिए। विवेक मलिक, इतना दिन बाद कोई लड़का आंसर दिया बेचारा। ऑनलाइन में 2 ही 3 बच्चे क्लास करते हैं, बॉयज़। अब आइए, एप्लीकेशन ब्लैंक कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट। एप्लीकेशन ब्लैंक कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट क्या? कैंडिडेट्स, राइट। आप लोग भी बोलो भाई, ऑनलाइन वालों। कैंडिडेट्स, ओके। समरीन कैंडिडेट,
आप लोग अगला क्वेश्चन पढ़ी तो हम इधर देखते हैं। दिव्या, राजनंदन साहू, बहुत दिन बाद। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। रेफरेंस चेक इज द पार्ट ऑफ, पढ़ाए थे भाई, यस, रेफरेंस चेक किसका पार्ट है बाबू? सिलेक्शन प्रोसेस। बहुत बढ़िया। रेफरेंस चेक, रेफरेंस का कहाँ पे चेक होता है? सिलेक्शन में। लास्ट क्लास में ही पढ़ाए थे। अब आइए, अकॉर्डिंग टू रिक्रूटमेंट प्रिंसिपल हायर लेवल वैकेंसी शुड बी फिल्ड थ्रू। रिक्रूटमेंट का रूल कहता है, रिक्रूटमेंट का रूल कहता है कि अगर वैकेंसी बड़ा बड़ा पोस्ट में हो, अगर कोई बड़ा बड़ा पोस्ट में वैकेंसी हो, उसको कैसे फिलअप करना उचित होता है? क्वेश्चन बाद पढ़ ले थोड़ा। न्यू अपॉइंटमेंट, रिटायर्ड एम्प्लॉई, ट्रांसफर या प्रमोशन? आंसर होगा प्रमोशन। वेरी गुड साइन, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे, प्रमोशन होगा आंसर। करिए, बड़ा बड़ा पोस्ट को ना प्रमोशन से ही बढ़ना उचित रहता है। क्या है? क्या है कि जो आदमी आपके पास काम कर रहा है उसको एक्सपीरियंस है। लॉजिकली सोचिए। एंड माय डियर स्टूडेंट, ऑलवेज रिमेंबर ओनली 2 सेमेस्टर्स आर मच स्कोरिंग, 1 and 2। 1 and 2 ही स्कोरिंग है। 1 में आप लोग अच्छा स्कोर ऑलरेडी कर चुके हो, ठीक है। अभी 2 है, 2 में भी स्कोर अच्छा, अगर मेरा हाथ में है तो अच्छा स्कोर कर ही देंगे। बस समझिए, आपके हाथ में हुआ तो आपको भी अच्छा स्कोर करना है, ये हम सिखा रहे हैं आपको। ये नहीं बोले कि नहीं होगा, हम बोले क्या, आपको भी खुद से अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि एमसीक्यू में ना फुल मार्क्स मिलता है। आप देखे होंगे, आप लोग देखे होंगे, आप देखियो, आपको आप रिजल्ट से ही देख लो ना। 7 का रिजल्ट में क्या हुआ, वो लोग अकाउंट्स वाला में क्या किया, एवरेजिंग दिया, किसी किसी को बहुत मार्क्स दिया, किसी को 95, 90, एक ही पेपर सब बच्चा सॉल्व किया, किसी को मिला 95, 97, 99, किसी को मिला 72, वही पेपर, एक ही आंसर लिखा, कैसे ऐसे हो गया? तो उन लोग क्या किया ना, रैंडम एवरेजिंग कर दिया। एक ही पेपर एक ही जगह बैठ के बच्चे लोग एग्जाम दे रहा, एक ही जैसा आंसर लिखा, किसी को दे रहा 99, किसी को दे रहा 100 में 100, किसी को आ रहा 57, ऐसा कैसे होगा? तो उन लोग को पता है कि ये एवरेज पेपर, इसमें मार्क्स काट सकते हैं। इवन एमसी, कुछ कुछ कॉलेज वाला तो एमसीक्यू में भी मार्क्स काटे, जबरदस्ती शौक से काटा है। कोई आंसर मेरा गलत नहीं था, कोई आंसर गलत नहीं था, तो जबरदस्ती शौक से काट लिया। कुछ कुछ बच्चों को 100 में 100, कुछ कुछ बच्चों को 92, 93, 95, क्या, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अब जो सेमेस्टर है उसमें भी देखिए, आपके पास स्कोरिंग क्या है, पूरा थ्योरी सब्जेक्ट है, पूरा थ्योरी है। अब पूरा एमसीक्यू, खाली एक ही सब्जेक्ट हम लोग का नॉन एमसीक्यू, वो कॉस्टिंग। बस समझ रहे ना? तो आवाज़ अटक रहा है भैया, कोचिंग आ जाइए बाबू। देखिए अब सुनाई दे रहा बाबू, देखिए अब सुनाई दे रहा ना? तो ओके, हम रिकॉर्ड भी कर दे रहे हैं, आपको भेज देंगे, आप पढ़ लेना अगर बाय द वे प्रॉब्लम हो रहा तो, समझे बाबू? तो आप लोग जितने भी बच्चे हो पढ़ाई कर रहे हो, एकदम फुल प्रिपरेशन करिए कि एमसीक्यू ऑफलाइन भी होता है तो अपना अच्छा स्कोर खुद से कर लेंगे, क्योंकि इसके बाद के जो सेमेस्टर्स है वो स्कोरिंग नहीं है बाबू, याद रखिएगा। आ जाओ, थैंक यू बाबू। वो उतना अजी, वो इसके बाद के जो सेमेस्टर है ना बाबू, वो उतना स्कोरिंग नहीं है हम लोग का। पास करिए, उधर चले जाइए बाबू, थोड़ा इधर शीट पास करिए अपना लेके, देखिए अपना लेके पास कर दीजिए। आप लोगों को पीडीएफ आंसर के साथ भेज दिया जाएगा। जल्दी बैठिए बाबू, बैठ जाइए। हाँ चलिए बाबू, कितना नंबर में थे बताइए? अब आप लोगों को प्रिंट आउट मिल गया, बालो आराम से सॉल्व करिए। अरे तो जा रहे हो बाबू, पास कर रहे हैं, पास कर लीजिए अपना लेके। मिला शुभम, हो जाएगा। 25 तो लाए थे ना बाबू? हाँ हो जाएगा, 25 आदमी तो होंगे। पास कर लिए छोटू। हाँ यही वाला प्रिंट है बाबू, एक्स्ट्रा होगा तो दे दीजिएगा इधर एक। तो रोहिणी को गलत सीट मिल गया, रोहिणी आपको दे दी, ये दे दिया प्लीज़। इसमें ब्लैंक है तो इनके ब्लैंक है बाबू, दे दीजिए इधर। तो इधर ये दोनों कनेक्ट करके पड़ेंगे, दे दीजिए बाबू इधर छोटू, है एक्स्ट्रा दे दीजिए। रख के क्या पढ़ाई हो जाएगा किसी का, रख के क्या होगा। और किसी को नहीं मिला तो ले लीजिए बाबू, ठीक वो। चलिए फाइन फाइन, थैंक यू एवरीबडी। इतना लेके आएगा, पूरा 25 तो ही हुआ है। फाइन, आइए बाबू रेडी, आराम से कब मार्क कर लीजिएगा। हम छुट्टी टाइम में जो जो छूट गया सबको मार्क करवा देंगे। आइए, कितना नंबर में थे अभी? 14 से कंटिन्यू करिए। ऑल द एक्ट, 1 नंबर हो गया बाबू, हम करा देंगे अभी थोड़ी देर बाद छुट्टी टाइम में। ऑल द दे रहे बाबू, देखिए ये वाला लीजिए, देखिए पूजा को दे दीजिए। अब आइए, ऑल द एक्ट डील विथ रिक्रूटमेंट। देखिए हो गया, आप पढ़िए ना। हाँ
एक पार्ट उसमें एक पार्ट इसमें, देखिए मिला के देखिए। ऑल द एक्ट, बहुत टाइम वेस्ट हो गया, ऑलरेडी लेट हो गया था, लेट मत करिए, मेरा अगला क्लास है ना। ऑल द एक्ट डील विद रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन एक्सेप्ट, बोला इसमें जितना कानून है, बहुत सारा कानून यहाँ पे लिखा हुआ है, बोले इसमें सब कानून डील करता है रिक्रूटमेंट सिलेक्शन से। कौन सा कानून छोड़ के? ऑनलाइन में आंसर आना स्टार्ट हो गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। आंसर क्या होगा बाबू? कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन को छोड़ के इसमें जितना लॉ है ना, सब वर्कर से रिलेटेड है। हम सब के बारे में आपको एक एक लाइन बताते हैं। पहला जो लॉ है वो है माइंस एक्ट। माइंस एक्ट मतलब जमीन के अंदर जो काम होता है ना, उसको माइंस एक्ट बोलते हैं। क्योंकि जमीन के अंदर जो वर्कर लोग काम करते हैं ना, वो लोग का ज़िंदगी बहुत कठिन होता है। और ज़मीन के नीचे काम करने जो काम होता है वो बहुत हार्ड वर्क होता है, बहुत रिस्की वर्क होता है। तो उसके लिए एक अलग कानून बनाया गया है, ठीक है बाबू। उसके बाद दूसरा है आपका चाइल्ड लेबर। आप लोग समझते ही हैं, बच्चे लोग से काम नहीं कराना चाहिए। जैसे कोई 18 साल से कम का है, उससे आप जॉब करवा रहे हो, उससे आप काम करा रहे हो, उसको आप मजदूर की तरह रखे हो, तो ये चीज़ गलत है। और तीसरा है बाबू अप्रेंटिस एक्ट। अप्रेंटिस मतलब क्या बोली तो कोई नया नया जो सीखने आता है काम, उससे रिलेटेड जो कानून है उसको अप्रेंटिस एक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर कौन सा नहीं है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन। एलोकेशन ऑफ ड्यूटीज एलोकेशन ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टाफ। आप लोग बताओ, जब काम को बांटते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रेनिंग, सिलेक्शन, प्लेसमेंट या प्रमोशन? ब्रियन बोल रहे प्लेसमेंट, आदित्य बोले सिलेक्शन। अपना अपना व्यू दीजिए ना। अब तो पेपर भी आपके पास है। करीना बोली प्लेसमेंट, दिया बोली प्लेसमेंट, महिषा बोली प्लेसमेंट। पढ़ो आप लोग। क्या भाई 25 बच्चा में 10 बच्चा आंसर रिप्लाई दे रहे। विवेक प्लेसमेंट, समरीन प्लेसमेंट। देखिए आप लोग भी आंसर दीजिए, गलत या सही। आंसर होगा बाबू प्लेसमेंट। अमीषा बहुत देरी बाद आंसर दिए, बहुत बढ़िया बाबू प्लेसमेंट। गलत बोलो ना, क्या फ़र्क पड़ता है? आप लोग को सही बोलना है, ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए। देखिए नेक्स्ट बाबू, कितना नंबर हो गया? 16। कैंपस प्लेसमेंट किसका एग्जाम्पल है? सॉरी गाइस। एलोकेशन ऑफ जॉब टू अ न्यू एम्प्लॉय, नया नया वर्कर को काम देना, इसको क्या बोलेंगे? आप लोग बोलो। नया नया वर्कर को जॉब देना। आंसर होगा प्लेसमेंट इसका भी। जॉब देना मतलब, हम बता रहे रोहिणी, आपका मन में क्यों सवाल आया होगा। जॉब देना मतलब क्या? एक होता है जॉब के लिए चुनना, चूजिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, दैट इज सिलेक्शन। आर जब किसी को जैसे चुन लिए हैं, अब आपको हम काम दे दे कि जाइए आपको कैश में काम करना है, जाइए आपको परचेज में काम करना है, जाइए आपको सेल में काम करना है, इसको बोलते हैं प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं आप? प्लेसमेंट। जॉब को एलोकेट मतलब बंटवारा करना। गलत हो गया ना? इश। देखिए अगला में आइए, कैंपस प्लेसमेंट। ये तो बताना होगा, पढ़ाए थे। कैंपस प्लेसमेंट इंटरनल रिक्रूटमेंट है भाई, एक्सटर्नल है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? बताओ। आंसर आना स्टार्ट हो गया ऑनलाइन, आप लोग बोलो। कैंपस रिक्रूटमेंट। देखो कुछ बच्चे इंटरनल बोले, कुछ बच्चे एक्सटर्नल बोल रहे हैं। ऑनलाइन में विवेक का सही जवाब, अखिलेश सही जवाब, प्रियंका सही जवाब। सारे बच्चे रिप्लाई करिए बाबू ऑनलाइन में, तब ना आप सीखिएगा। आंसर होगा एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब क्या? जो बिजनेस के अंदर हो। एक्सटर्नल मतलब जो बिजनेस के बाहर हो। कैंपस रिक्रूटमेंट देखना नोट्स में। कैंपस रिक्रूटमेंट में लोग बाहर जाते हैं, जैसे हम लोग किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, वहाँ से वर्कर को चुन के लाते हैं। जैसे आप सीए का पढ़ाई कंप्लीट करिएगा तो सीए इंस्टीट्यूट में कंपनी वाला लोग आएगा और आपको जॉब देगा। इंजीनियरिंग कंप्लीट करिएगा तो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में कंपनी वाला लोग आएगा और आपको जॉब देगा। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल। क्या बोलते हैं बाबू? एक्सटर्नल। कैंपस एक्सटर्नल का एग्जाम्पल है। ऑनलाइन वाले बच्चे सबका सही था। कितना हुआ बाबू? 18 हुआ। 19 में आइए। सॉरी, फॉलोइंग आर द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इसमें से सारा एक्सटर्नल है एक्सेप्ट, छोड़ करके सारा एक्सटर्नल है छोड़ करके। कामिनी का आंसर सही है, ट्रांसफर। वेरी गुड। इधर रूपा का भी सही है, ट्रांसफर। मनीषा, साहिन, एवरीबडी इज राइट। दिव्या, समरीन, प्रियंका, एवरीबडी राइट। राजनंदन। फॉलोइंग आर द इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। पढ़ने बोले थे बाबू, वेरी गुड अमीषा। इंटरनल का एग्जाम्पल है सब। फॉलोइंग आर द इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब कौन सा नहीं है। देखते हैं कौन सही जवाब देता है। ऑफलाइन में तो आंसर आ गया, ऑनलाइन वाला बच्चा बताइए।
नहीं, श्वेता, कामिनी, देखिए हम समझाते हैं। बोला इसमें से कौन सा इसमें से सभी इंटरनल है एक्सेप्ट कौन सा नहीं है? आंसर होगा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। कोई बच्चा बोला भी था आप लोगों में से शायद। सही है बाबू, बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू। आइए, इन विच प्रोसेस सोर्स ऑफ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज आर आइडेंटिफाइड। कौन सा प्रोसेस में हम लोग सोर्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ कहाँ से वर्कर आ सकता है, कौन कौन वर्कर आ सकता है? बताइए सोच के। राइट नहीं सर, राइट आंसर होगा रिक्रूटमेंट। देखिए वेरी गुड बाबू। अब आइए, इंडक्शन ऑफ एम्प्लॉई रिलेट्स टू। वर्कर का इंडक्शन का मतलब क्या होता है? ट्रेनिंग देना, सिखाना, पढ़ाना, या ओरिएंटेशन अबाउट ऑर्गेनाइजेशन एंड द प्रोडक्ट, या इंसेंटिव। आंसर होगा सी वाला मतलब प्रोडक्ट के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के बारे में बताना और मिलाना। ये वाला बताना होगा आपको। इंटरव्यूइंग एंड इवेल्युएटिंग कैंडिडेट। इंटरव्यू कौन सा प्रोसेस का पार्ट है बताइए? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, या नन ऑफ दिस? सिलेक्शन। वेरी गुड, बहुत जानदार आंसर दे रहे यार आप लोग, बहुत जानदार आंसर दे रहे। अब आइए, नेक्स्ट आइए, इंट्रोड्यूसिंग एम्प्लॉई टू द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड सिचुएशन। वर्कर को जब बिजनेस का माहौल से, कल्चर से, सिचुएशन से मिलाएंगे, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? अब एक चीज़ देखिए, आंसर कांस्टेंट है, क्वेश्चन चेंज होते जा रहा है। वही क्वेश्चन का कितना सारा आंसर है, मतलब एक आंसर का कितना सारा क्वेश्चन है, वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस। नहीं बाबू, आंसर इसका इंडक्शन होगा। वर्कर को मिलाना, इसको हम लोग इंडक्शन बोलते हैं। लिख लीजिए बाबू, आप लोग को पीडीएफ भेजेंगे आंसर वाला, तो आप लोग लिखना मत, आप लोग खाली पार्टिसिपेट करिए। जॉब एनालिसिस शुड बी डन बिफोर। जॉब एनालिसिस किससे पहले होना चाहिए? सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, प्रमोशन, या प्लेसमेंट? कामनी बोल रही है रिक्रूटमेंट, दिव्या बोल रही है रिक्रूटमेंट, करीना बोल रही है रिक्रूटमेंट। ऑनलाइन वाले बच्चों का सही है, आंसर होगा रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट से पहले ही होता है जॉब एनालिसिस। आज ऑनलाइन वाले बच्चे लोग ज़्यादा सही आंसर दे रहे। देखिए बताते बाबू, जॉब एनालिसिस में लोग देखते हैं कि मेरे पास कितना वैकेंसी है और कितना वर्कर हमको चाहिए, उसके बाद ही रिक्रूटमेंट करेंगे। चैप्टर 5 में पढ़ाया जाएगा जॉब एनालिसिस के बारे में डिटेल में। आइए, कितना नंबर हो गया बाबू? 5 में आइए, मेरिट बेस्ड प्रमोशन डज नॉट कंसीडर एम्प्लॉइज। सुनिए, जब वर्कर को मेरिट के हिसाब से प्रमोशन देंगे, जब वर्कर को मेरिट के हिसाब से प्रमोट करेंगे, तो किस चीज़ के बारे में नहीं सोचेंगे? जब मेरिट के हिसाब से प्रमोशन देंगे तो किस चीज़ के बारे में नहीं सोचेंगे? पढ़िए और फिर आंसर दीजिए, हड़बड़ाइए मत। ऑफलाइन से आंसर आ गया, ऑनलाइन वाला बच्चे लोग बोलिए। साइन, राजनंदन, ओके फाइन, आंसर सही बोले आप लोग। जब आप प्रमोशन देंगे मेरिट के आधार पर, तब आप सीनियर जूनियर से कुछ नहीं होता है। देखो ऐसा हम लोग मान लेते हैं ना कि कोई आदमी उम्रदार होगा तो अच्छा होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं। देखो नॉलेज और एक्सपीरियंस के लिए कोई उम्र नहीं होता है, बात समझ रहे ना? तो सीनियरिटी के बेसिस पर प्रमोशन देना बहुत ही गलत है, और हम लोग के कंट्री में ऐसा ही होता है। हम लोग जो सीनियर होता है उसको बड़ा पोस्ट दे देते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सीनियर आदमी, लेकिन अब कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। अब आदमी जूनियर आदमी लोग को ज़्यादा पोस्ट देता है। जूनियर मतलब यंग होना चाहिए, डायनामिक होना चाहिए, टैलेंटेड होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है उम्र से, क्या फ़र्क पड़ता है सीनियरिटी से? दैट इज़ ऑल व्हाट यू नीड इज़ द क्वालिटी इनसाइड यू। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है। बोला मेरिट के हिसाब से जब प्रमोशन देंगे तो सीनियरिटी को नहीं सोचेंगे, कौन सीनियर कौन जूनियर मतलब नहीं। आइए, क्वालिटी जिसका अंदर होगा भाई उसको नौकरी मिल जाएगा। कितना नंबर बाबू? पर्सनैलिटी टेस्ट इज कंडक्टेड टू मेजर। पर्सनैलिटी टेस्ट काहे लेते हैं? वाई पर्सनैलिटी टेस्ट इज कंडक्टेड? वाई डू यू टेक पर्सनैलिटी टेस्ट? भाई पर्सनैलिटी टेस्ट क्यों क्यों क्यों? अब देखते हैं, एक बच्ची आंसर दे रही है, बहुत फास्ट आंसर दे रही है वहाँ से। नॉलेज एंड स्किल बढ़ाने के लिए, इंटेलिजेंस लेवल चेक करने के लिए, बेसिक मेकअप ऑफ कैंडिडेट।
कैंडिडेट का बेसिक मेकअप, हम लोग आप लोग तो मेकअप मतलब वही वाला समझ लेते हैं, पाउडर लगाना। क्या लगाना बाबू? पाउडर, और जो भी लगाते हैं, अब उसका आगे क्या बोले, तो पाउडर वाउडर जो भी हम लोग लगाते हैं उसके बारे में हम लोग सोच ले रहे हैं यहाँ पे मेकअप मतलब। बट माय डियर स्टूडेंट, नॉट दैट। यहाँ पे मेकअप मतलब आपका इंटरनल ब्यूटी। यहाँ पे इंटरनल ब्यूटी की बात क्या जा रहा है, आपका पर्सनैलिटी, यहाँ पे आपका पर्सनैलिटी का बात क्या जा रहा है, यहाँ पर आपके क्वालिटीज़ का बात क्या जा रहा है। देखो, किसी का पर्सनैलिटी टेस्ट लेने से ना उसका बेसिक पता चलता है। आपको हम कितना दिन पढ़ाए हैं कि बहुत बार ऐसा देखोगे कि आदमी बहुत सुंदर हाई प्रोफाइल शर्ट पैंट कोट टाई लगा लिया, हला के बोला क्या हुआ, खाना खा ली, बस चरित्र दिख गया, दिख गया ना, बस। तो कपड़ा पहन लेंगे, अच्छा पाउडर लगा लेंगे, खूब गोरा चिट्टा बन जाएंगे, बहुत सुंदर लगेंगे, उससे नहीं होगा। यू हैव टू डेवलप योर इंटरनल ब्यूटी। आपका अंदर का जो ब्यूटी है उसको सुधारना होगा। दैट इज कॉल्ड मेकअप ऑफ पर्सनैलिटी। वो आपका मेकअप वो होता है। हम लोग आप लोग मेकअप मतलब कोई पाउडर लगाना को समझते हैं। यहाँ पर मेकअप मैनेजमेंट की दुनिया में हो रहता है। मैनेजमेंट कहता है मेकअप मतलब योर इंटरनल ब्यूटी। मेकअप मतलब आपका बेसिक सोच कैसा है। पर्सनैलिटी टेस्ट इसलिए लिया जाता है, आंसर यही वाला होगा, बेसिक मेकअप ऑफ अ कैंडिडेट। कैंडिडेट का बेसिक मेकअप चेक करने का, क्या चेक करने का? वो मेकअप, क्या चेक करने के लिए? मेकअप। ये वाला मेकअप क्या? माइंड का मेकअप, मेंटालिटी, बिहेवियर, बस समझे ना। आप पता है आपको एक तो यूनिक चीज़ बताते हैं। अब तो आप लोग कुछ दिन बाद फेस करेंगे, फर्स्ट ईयर में आ गए, सेकंड ईयर में चले आएंगे, एक दो महीना बाद। नहीं सर, अभी कहाँ गए? सेकंड सेमेस्टर में बाबू, सेमेस्टर ईयर में फ़र्क करता हूँ। एक बच्चा वाला ऑनलाइन का इफेक्ट देखिए। तो देखिए क्या होगा ना, जब आप इंटरव्यू में जाओगे ना, तो इंटरव्यू में बहुत बार आप देखोगे कि आपको इंटरव्यू बुलाया, आपको ना जानबूझ के ना गुस्सा दिलाएगा। इंटरव्यू में ऐसा होता है कि आपको ना गुस्सा दिलाएगा, और अगर आप गुस्सा हो गए तो नौकरी कभी जीवन में नहीं देगा वो। अब होता है IAS IPS का जो इंटरव्यू होता है, बड़ा लेवल का बात कर रहे हैं, IAS IPS बैंक मैनेजर, जो भी बड़ा पोस्ट है, ये सब का जब इंटरव्यू होता है ना, 90% कैंडिडेट एग्जाम पास भी कर जाता है, इंटरव्यू में फेल कर देता है। क्यों? आपको बैठाएगा, आपको अजीब सवाल पूछेगा, पढ़ाई लिखाई वाला क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे। अभी मैं सोचे, क्योंकि उसको पता है कि लड़का एग्जाम पास करके आया है, टैलेंटेड होगा। कोई लड़का IAS का रिटन एग्जाम पास कर गया, इतना टैलेंटेड है, इतना एग्जाम पास कर गया, उसको नॉलेज होगा। उसका क्या चेक करना है? जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज मतलब क्या? क्वेश्चन कुछ नहीं, जबरदस्ती क्वेश्चन पूछेगा, बस समझे ना, कि मतलब कुछ ऐसा सवाल पूछेगा जिससे आपको गुस्सा आ जाए। बोले आपका चेहरा कैसा लग रहा है? छी, अच्छा नहीं लग रहा आपका चेहरा। अब आप वहाँ पे गुस्सा हो जाएगा, बोलेगा पैसा क्या है, बोले एक तोड़ा मार के निकल गए, बस जीवन में नौकरी नहीं मिलेगा। वही जब आप बोले कोई बात नहीं सर, ये तो आपका नजरिया है, तो समझ जाएगा आपका मेंटालिटी कितना अच्छा है। यही सब चीज़ वहाँ पे चेक किया था। आप समझ लीजिए, जो देखो हम लोग अभी आप लोग में से अभी थोड़ा देर पहले कोई बच्चा बोला कि भगवान हम लोग पर देख कहाँ रहे, हम बोले ना गॉड ब्लेस यू, तो कोई बच्चा बोला कि गॉड ब्लेस कहाँ कर रहा है? कहाँ ब्लेस का, कैसे ब्लेस करेगा बताइए? हम लोग क्या कर रहे हैं उसके लिए, एफर्ट क्या दे रहे हो, वो भी तो आप सोचो बाबू। हम लोग का एफर्ट देखिए, हम लोग कोई एफर्ट नहीं दे रहे। हम लोग का एफर्ट क्या होता है? जब एग्जाम से दो दिन 4 दिन पहले जाते हैं, हाथ जोड़ देते हैं, डिमांड सप्लाई स्टार्ट। ऐसे थोड़ी होता है, समझिए ना प्लीज़। ये सब छोटा बच्चा वाला बात मत करिए ना, 9-10 वाला। अब आप लोग बहुत बड़े हो, और आपको ये चीज़ समझना होगा कि यू हैव टू गिव एफर्ट टू गेट समथिंग इन लाइफ, और नहीं तो फिर ऊपर वाला कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद हम लोग आप लोग क्या देता है? अल्लाह, ईश्वर, भगवान को दोष देंगे कि क्या ऊपर वाला मेरे ऊपर ध्यान देता है। ध्यान कहाँ से देगा? ध्यान देने लायक लक्षण भी तो लाना होगा। खूब मेहनत करिए, भगवान को नजर आ जाए आपको ऊपर कि लड़का बहुत मेहनत कर रहा है, सो कुछ देना है हमको। तो बस समझ रहे, थोड़ा एफर्ट दीजिए प्लीज़ लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। बाबू कितना पॉइंट हो गया बताइए? 26 ना बाबू? तो 7, 26 में बेसिक मेकअप लिख दिए ना बाबू। मेकअप मतलब माइंड सेटअप, मेकअप मतलब योर बिहेवियर, ये सब चेक करने के लिए। पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लीड टू, सुनिएगा, अगर कम पढ़े लिखे हो आप, तो कंपनी में क्या करना पड़ेगा? किस चीज़ में खर्चा ज़्यादा करना पड़ेगा? वर्क का क्वालिटी बढ़ाने में, वर्कर नहीं वो वर्क है, वर्क क्वालिटी बढ़ाने में, प्रमोशन करने में, ट्रेनिंग देने में, या रिक्रूटमेंट में? नहीं, अगर नालायक लोग को जॉब दीजिएगा ना, तो आपको ट्रेनिंग में खर्चा लग जाएगा। आंसर होगा ट्रेनिंग। कुछ बच्चे बोले भी थे सही जवाब। वेरी गुड ऑनलाइन स्टूडेंट्स। देखिए बाबू कितना नंबर हो गया बताइए? 27 हो गया। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट? कौन सा इंटरनल रिक्रूटमेंट का सोर्स नहीं है? कौन सा इंटरनल रिक्रूटमेंट नहीं है? लेबर यूनियन, ट्रांसफर, प्रमोशन, री एम्प्लॉयमेंट। ये आप लोग बताओ, मैम टाइम दिया आप लोगों को, चलो बताओ, टाइम दिए, जाओ, टेक योर टाइम एंड टेल मी द आंसर। कुछ बच्चे लेबर बोल रहे हो, ओके? नहीं नहीं बताते हैं। इंटरनल कौन सा नहीं है बोला है ना? क्या बोला है? विच देखने दीजिए एक बार।
इंटरनल। कौन सा इंटरनल नहीं है? इंटरनल नहीं है मतलब एक्सटर्नल है। अच्छा, अब हम पढ़ के समझाते हैं। देखिए कहाँ गया भाई, कितना नंबर पे थे? देखो, लेबर यूनियन। लेबर यूनियन क्या होता है? यूनियन वाला लोग क्या है? यूनियन वाला लोग बिजनेस का हिस्सा नहीं है। यूनियन वाला लोग जो बंदा देगा वो लोग तो बाहर का बंदा को लेके आएगा ना। यूनियन देखो, इंटरनल मतलब क्या, जो बिजनेस में काम कर रहा है ऑलरेडी। एक्सटर्नल मतलब जो आदमी बाहर से आएगा। तो लेबर यूनियन वाला लोग जो लाएगा, लेबर यूनियन जो वर्कर को लाएगा, वो लोग कहाँ से लेके आएगा? एक्सटर्नल आएगा। यूनियन वाला लोग क्या करता है? कॉलेज वालेज में भी आप लोग पढ़ते हैं, खैर आप लोग को एक्सपीरियंस हुआ नहीं कॉलेज का, कॉलेज लाइफ का। कॉलेज जाते तो आप लोग देखते हैं कॉलेज में ना यूनियन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। कॉलेज में ना हेड मास्टर वेड मास्टर बोल के कुछ नहीं है, वो लोग का कोई चलती नहीं है। कॉलेज में सबसे पावरफुल होता है यूनियन। कुछ कुछ कॉलेज में यूनियन नहीं है तो उतना वो लोग का पावर नहीं है, बट बाकी आपका मैक्सिमम जितना गवर्नमेंट कॉलेज है सभी कॉलेज में यूनियन है। तो आप जाओगे ना कॉलेज में तो आप देखोगे कॉलेज में हेडमास्टर वेडमास्टर सेकेंडरी चीज़, पहले यूनियन। तो यूनियन वाला लोग क्या करता है ना, जब जॉब देगा तो पहले वो अपना बंदा लोग को जॉब देता है। यूनियन वाला लोग अपना सोर्स से अपना आदमी लोग को नौकरी लगवाएगा। बात समझे ना? तो लेबर यूनियन वाला लोग जो वर्कर को लेके आएगा वो तो बाहर का कैंडिडेट रहेगा, तो अंदर का कैंडिडेट रहेगा नहीं। वो तो मेरे पास पहले से काम किया हुआ आदमी रहेगा नहीं, वो तो बाहर का बंदा लोग को बुलाएगा। तो लेबर यूनियन के थ्रू जब आप वर्कर को जॉब देते हो, ये एक्सटर्नल सोर्स होता है। और आगे पढ़ाते, चारों का मतलब पहले बताएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। कितना नंबर बाबू बताइए? 28 में आइए। ट्रांसफ़र इंटरनल है, प्रमोशन इंटरनल है, री एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? कुछ बच्चे री एम्प्लॉयमेंट टिक मारते हैं। ये वही बच्चे लोग हैं जो लोग नया इंग्लिश देख के टिक मार देते हैं। कुछ बच्चे, आप लोग ऑनलाइन में ज़्यादातर बच्चे बता रहे थे, ऑनलाइन में ज़्यादातर बच्चे बोले थे री एम्प्लॉयमेंट। आपको लगा होगा नया इंग्लिश है मार दे रहे, नहीं। री एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या? आप मेरे पास जॉब, जैसे एग्जांपल रोहिणी मेरे पास जॉब करती थी, तो कुछ कारण से वो जॉब छोड़कर चली गई, कुछ फैमिली इश्यूज हुआ, बच्ची जॉब छोड़ दी, हो ही सकता है। फिर 4 महीना बाद बच्ची आई, बोले भैया हमको नौकरी करना है। ये हो गया री एम्प्लॉयमेंट। क्या हो गया? री एम्प्लॉयमेंट। वो तो अपना ही कैंडिडेट था, वो तो अपना कंपनी का आदमी थी, वो तो बिजनेस में काम करती थी वो हमारे पास। इसको बोलते हैं री एम्प्लॉयमेंट। तो री एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो इंटरनल। कौन सा इंटरनल नहीं है बताओ? लेबर यूनियन। कहाँ है? यहाँ पर ना लेबर यूनियन वर्ड को काट दीजिए, यहाँ पे लेबर कॉन्ट्रैक्टर कर दीजिए। लेबर कॉन्ट्रैक्टर, यस, कॉन्ट्रैक्टर वर्ड लिख दीजिए, कॉन्ट्रैक्टर। लेबर कॉन्ट्रैक्टर लिख दीजिए बाबू। लेबर यूनियन शब्द को काट के ना कॉन्ट्रैक्टर लिख दीजिए प्लीज। हो गया बाबू? कितना में पहुंच गया बताओ? 29, थैंक यू। अच्छा ये वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सटर्नल? कौन सा एक्सटर्नल नहीं है मतलब इंटरनल है? क्वेश्चन को समझना होगा भाई। कौन सा एक्सटर्नल नहीं है मतलब इंटरनल है? आइए देखते हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्सटर्नल है, ले ऑफ, लेबर यूनियन, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। देखिए दो बार लेबर यूनियन लिख दिया है, देखिए ना लेबर कॉन्ट्रैक्टर आया है। तो ले ऑफ जो होता है ना, ले ऑफ होगा आंसर। ले ऑफ मतलब कट कर देना, वर्कर को कट ऑफ करना। देखिए ले ऑफ मतलब क्या? कोई वर्कर को साइड से नौकरी दे दी है, कोई आदमी बड़ा पोस्ट पे जो आदमी लोग होते हैं वो लोग अपना बंदा को लाके डाल दिया डायरेक्ट, कुछ नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, बोले बाबू कल से आ जाना नौकरी करने। होता है ना, बहुत सारे कंपनी में होता है ऐसा। जो आदमी, जैसे मान लीजिए एक बात बताइए, अब जैसे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, वो तो सीएम है बंगाल का, तो वो चाहे तो किसी को भी गवर्नमेंट जॉब, इतना पावर तो उनका पास है कि कोई भी छोटा मोटा पोस्ट, अब बहुत बड़ा नहीं, क्योंकि आईएएस आईपीएस का जो रिक्रूटमेंट होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से होता है। जो भी जॉब स्टेट गवर्नमेंट का हाथ में है, चाहे तो दीदी किसी को भी दे सकती है। अभी मान लीजिए रास्ता में घूम रहे, अचानक से दीदी से मुलाकात हो गया, तो तुम्हें भालो चले जाओ, तुम्हारा जॉब दे दी, चाओ तुम्हें क्या कैसे जाए ऑफिस से काज करते, यही हो गया सरकारी नौकरी। इसको बोलते ले ऑफ। क्या बोलते हैं वो? ले ऑफ मतलब प्यार मोहब्बत से किसी को नौकरी दे देना, अपना जान पहचान वालों को नौकरी दे देना। काश ऐसा नौकरी कोई देता। ऐसा होता है जैसे कहीं पे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है ना, आपको बताते हैं, जैसे किसी का बड़ा जो एक्सीडेंट हो जाता है, कोई तूफान आ जाता है, नुकसान हो जाता है, तो उसके घर के लोगों को एक आदमी को जॉब दिया जाता है। ये ले ऑफ पे था। ले ऑफ मतलब कोई सोर्स फोर्स नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, जो हमको पसंद होगा उसको नौकरी देंगे, बात खत्म। पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो, प्रोसेस को कंप्लीट करता हो चाहे ना हो। रिकमेंडेशन मतलब क्या? रिकमेंडेशन ऑफ फ्रॉम आउटसाइड, आउटसाइडर का रिकमेंडेशन होता है ना। ले ऑफ हाई अथॉरिटी लोग करता है, टॉप लेवल। आइए बाबू, कितना नंबर हुआ बताओ? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिलेक्शन प्रोसेस? कौन सा सिलेक्शन का पार्ट नहीं है? आप लोग बताना भाई, कौन सा सिलेक्शन का पार्ट नहीं है? एप्लीकेशन इनवाइट करना, इंटरव्यू लेना, पर्सनैलिटी टेस्ट लेना, एप्लीकेशन को स्कूटनी करना, कौन सा पार्ट नहीं है बताओ?
कोई बच्चा बोला आप लोग में से इनविटेशन ऑफ एप्लीकेशन, वो रिक्रूटमेंट का पार्ट होता है। एप्लीकेशन का स्क्रूटनी सिलेक्शन में ही करते, पढ़ाए थे ना, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, पहले बोगस एप्लीकेशन, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, वो वाला। सही है भाई, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं आप लोग। विच वन इज नॉट द स्टेप ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, कौन सा सिलेक्शन प्रोसेस का स्टेप नहीं है बताओ तो? एप्लीकेशन रिसीव करना, रिटेन टेस्ट लेना, इंटरव्यू लेना, या प्रमोशन? प्रमोशन एक तो अलग स्टेप होता है, इसमें नहीं आता है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट मेजर्स कैंडिडेट्स नॉलेज एंड स्किल? एप्टीट्यूड टेस्ट, एक्सेलेंट, एक्सेलेंट सर। Which of the following measures inherent ability of the candidate? कैंडिडेट का छुपा हुआ क्वालिटी को कौन निकालता है बताइए? कौन सा टेस्ट? साइकोलॉजिकल टेस्ट। अब आइए, Which of the following is highly interrelated with the job application at each step of selection process? मतलब बोला है इसमें से कौन सा चीज सिलेक्शन के हर एक स्टेप के साथ जुड़ा हुआ है? सिलेक्शन के हर एक स्टेप के साथ कौन सा चीज जुड़ा हुआ बताइए? जॉब रोटेशन, जॉब इवेल्यूशन, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब सेटिस्फैक्शन। क्वेश्चन का लेवल देख रहे? जॉब में खो जाएंगे हम लोग, खाली जॉब, सब जगह जॉब। क्या बाबू, आप बच्चे लोग रैंडम टिक मारेंगे ऐसा क्वेश्चन आंसर, बोले जो तुम्हें मार देंगे। जॉब स्पेसिफिकेशन, वो आपको चैप्टर 5 में पढ़ाएंगे। जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है? जॉब स्पेसिफिकेशन में आपका पोस्ट डिटरमाइन किया जाता है कि आपको क्या पोस्ट दिया जाएगा, क्या आपका काम रहेगा, आपका टास्क डिफाइन किया जाता है। तो जैसे ही आपका सिलेक्शन होगा आपका टास्क डिफाइन करना पड़ेगा। टास्क मतलब आपको हम क्या काम देंगे कंपनी में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एट द टाइम ऑफ प्रमोशन ऑफ द एम्प्लॉइज? प्रमोशन के लिए क्या लेते हो बताओ? मेरिट, सीनियोरिटी, एक्सपीरियंस, या ऑल ऑफ दीज? कुछ लोग मेरिट के हिसाब से प्रमोशन देते हैं, कुछ लोग उम्र के हिसाब से प्रमोशन देते हैं, और कुछ लोग एक्सपीरियंस के हिसाब से प्रमोशन देते हैं। आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट रिक्रूटमेंट प्लान? इंपॉर्टेंस ऑफ रिक्रूटमेंट, अच्छा छूट गया ना बाबू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट? कौन सा इंटरनल रिक्रूटमेंट है? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, और रिटायर्ड एम्प्लॉइज, एम्प्लॉई ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन? आंसर होगा एम्प्लॉई ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये आंसर पीडीएफ में ना गलत दिया हुआ, इसको ठीक कर लीजिएगा बाबू। आंसर होगा एम्प्लॉई ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, अदर लिखा हुआ है ना, सॉरी, हमको लगा एम्प्लॉई ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है। सी वाला रिटायर्ड एम्प्लॉइज, सही है, सी होगा बाबू, सॉरी, हमको लगा ऑफ द एम्प्लॉइज लिखा हुआ है। 37 में आइए, इसमें से कौन सा रिक्रूटमेंट का इंपॉर्टेंस है? क्रिएटिंग राइट टैलेंट, इंक्रीजिंग क्रेडिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सही टैलेंट को लाना, ऑर्गेनाइजेशन पे भरोसा बढ़ाना, और हायरिंग प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी लाना। ट्रांसपेरेंसी मतलब कोई घोटाला ना हो, जिसको जिसको नौकरी ना मिल जाए, या ऑल ऑफ दिस? आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। 38 में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंप्लाइज क्रिएशन ऑफ पूल ऑफ कैंडिडेट इन लाइन विथ ह्यूमन रिसोर्स प्लान? पूल ऑफ कैंडिडेट इन लाइन विद द ह्यूमन रिसोर्स प्लान। बोला है कहाँ पर हम लोग कैंडिडेट का पूल बांधते हैं? पूल मतलब जितना कैंडिडेट आएगा, आओ मेरे पास आओ। रिक्रूटमेंट, वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस रिक्रूटमेंट प्रोसेस? रिक्रूटमेंट किस पे डिपेंड करता है? ये भी पढ़ाई थे। साइज का ऊपर, सैलरी का ऊपर, टर्म्स एंड कंडीशन का ऊपर, या ऑल ऑफ दिस? ऑल ऑफ दिस देख के अपनापन वाला फीलिंग आता है, लगता है यही आंसर होगा। बहुत मस्त क्वेश्चन था ना, हार्ड ना इजी। यही एक्चुअली ये जो पेपर बनाया है ना, बहुत सुंदर पेपर बनाया, क्योंकि ये जो पेपर बनाए हैं इसमें क्या है आपका, ये एक्चुअली स्टैंडर्ड है क्वेश्चन का। बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है इसमें क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है, थोड़ा आपको अप्लाई करना होगा बुद्धि। तो ये बहुत सुंदर पेपर बनाया है, इसको आप प्रिपेयर करके जाना एग्जाम देने। व्हाट टाइप ऑफ सोर्सेज आर देयर? रिक्रूटमेंट के कितने सोर्स है भाई? 2, इंटरनल और सो गाइज, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। पीडीएफ आपको अभी 1 सेकेंड में आपका मोबाइल में जाने वाला है। थैंक यू सो मच।